नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी के 12 जिलों के हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। नेपाल से आए पानी ने सीमावर्ती जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपदा से प्रभावित लोगों से बातचीत की है। और इससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। साथ ही बाढ़ से उफनाई नदियों का जायजा भी लिया और इसके अलावा उन्होंने बाढ़ प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। और ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। श्रावस्ती की तस्वीर आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का लखीमपुर की तस्वीर आपके सामने है। बाढ़ की चपेट में है गांव के गांव। आलम यह है कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और यह तीसरी तस्वीर पीलीभीत की है, जहां पर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैक टू बैक बैठकें भी चल रही हैं। 6 और 7 जुलाई को अचानक नेपाल के अंदर और उत्तराखंड के अंदर भारी बरसात के कारण जल प्लावन की सी एक स्थिति पैदा हुई। पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में बाढ़ देखने को मिली। अक्सर इस क्षेत्र में बाढ़ और राप्ती नदी में और सरयू जी में बाढ़ अगस्त के अंत तक या सितंबर तक देखने को मिलती थी। इस बार ये बाढ़ पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने को मिलते हैं। और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खो करके कार्य करना। जैसे आपने देखा होगा 11 लोग एक टापू में फंस गए थे। अचानक राप्ती नदी में पानी आ गया और धैर्य खोए बगैर महिला और बच्चों की 11 लोगों की और टोली अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 118 पर उन्होंने फोन कॉल किया, डायल 100 को कॉल किया और फिर पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। पीएसी के बहादुर जवानों ने उन 11 के 11 लोगों को, जिनमें 5 बच्चे थे, 6 महिलाएं थी, उन सबको सुरक्षित वहां से निकाल करके आज आपके सामने देखा होगा कि इस महिला ने सूचना दी, उसको और उनके साथ एक पुरुष थे, उनको हमने सम्मानित किया। और पीएसी के उन जवानों को जिन्होंने अंधेरे में स्वयं की परवाह के बगैर उन 11 लोगों की जान बचाने में अपना योगदान किया, उन सबको भी हमने यहां पे भी प्रमाण पत्र दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। और बलरामपुर से यह बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर का दौरा है। बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण करेंगे। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित की जाएगी। तो आलम यह है कि लगातार आसमान से बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में हालात बद से बदतर हैं। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, राहत सामग्री बांटी जा रही है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों से बैक टू बैक मीटिंगें उनकी हो रही हैं, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो बलरामपुर भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर भी वो सर्वेक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। और उसके बाद खबर यह भी है कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको राहत सामग्री भी बांटी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सुल्तानपुर से यह बड़ी खबर है। आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है। आकाशीय बिजली से गिरने से 7 लोगों की मौत की खबर है। जिलाधिकारी ने एसडीएम को बाकायदा निर्देश दे दिए हैं और तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, एक तरफ आफत की बारिश और दूसरी तरफ आकाशीय बिजली के कारण यह बड़ा हादसा हुआ है।
7 लोगों की मौत की खबर यह सामने आ रही है। हालांकि अधिकारियों ने तुरंत इस पर एक्शन लेने की बात कही है और जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो 7 लोग जिनकी मौत हुई है आकाशीय बिजली से, जिलाधिकारी ने एसडीएम को निर्देश दिए हैं और तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जगह ऐसी है जो बाढ़ के हालात जहां पर बने हुए हैं और आसमान से बिजली गिरने से भी 7 लोगों की मौत ये हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, उत्तर प्रदेश में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, आकाशीय बिजली गिरने से भी 7 लोगों की मौत की खबर यह सामने आ चुकी है। फिलहाल जमीनी स्तर पर किस तरह से स्थानीय प्रशासन काम कर रहा है और कहां कहां अब तक भारी नुकसान हुआ है, किन किन जगहों पर? बिल्कुल सुशील, मैं आपको बता दूं कि ये जो वाकया हुआ है आकाशीय बिजली गिरने के चलते 7 लोगों की जनहानि की सूचना मिलते ही सुल्तानपुर की जिला मजिस्ट्रेट जो सुल्तानपुर की डीएम है कृतिका ज्योत्सना ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्कालीन तीनों सर्किल्स के जो एसडीएम हैं उनको निर्देशित किया और घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बहरहाल जो सुल्तानपुर के जिलाधिकारी हैं कृतिका ज्योत्सना, उन्होंने एसडीएम को एक ऑर्डर भी जारी कर दिया है जिसको लेकर के आकाशीय बिजली में जो मृतक है उनके परिजनों को पीएम रिपोर्ट के आते ही 24 घंटे के अंदर 4 लाख रुपए मुख्यमंत्री मुआवजा के अंतर्गत उनको रिलीज करना है। बिल्कुल सचिन। ठीक है, चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है, 7 लोगों की मौत ये हुई है। हालांकि मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की है और लोगों को भी सतर्कता बरतने की बार बार सलाह दी जा रही है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। फतेहपुर से यह बड़ी खबर है, मौत बनकर गिरी है आकाशीय बिजली और 3 महिलाओं की मौत की खबर है, 4 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और खेतों में धान लगाते समय यह हादसा हुआ, मलवा थाना क्षेत्र के कुरस्ती कला गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो मलवान थाना क्षेत्र के कुरस्ती कला गांव का मामला, जहां पर आकाशीय बिजली ये गिरी है। बताया जा रहा है कि खेतों में काम करते वक्त यह हादसा हुआ है और इस वक्त उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और यह आकाशीय बिजली गिरने से महिलाओं की मौत की खबर सामने आ रही है। खेतों में धान लगाते समय हादसा यह हुआ है, मलवान थाना क्षेत्र के कुरस्ती कला गांव की घटना यह बताई जा रही है। तो मौत बनकर गिरी है आकाशीय बिजली और बड़ा हादसा यह हुआ है। 3 महिलाओं की मौत की खबर है, जबकि कुछ लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। और अपडेट यही है कि खेतों में धान लगाते समय यह हादसा हुआ है। खेतों में ये लोग धान लगा रहे थे जिस वक्त यह आकाशीय बिजली गिरी है और कई महिलाओं की मौत की इसमें खबर सामने आ रही है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगहों की अलग अलग बारिश की आपातकाल की तस्वीरें भी सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, देखिए तस्वीर आपके सामने है। भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात। आलम यह है कि जमीन का कटाव यह साफ तौर पर नजर आ रहा है और यह तस्वीर नंबर 1 आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर लबालब पानी भरा है। अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, बाराबंकी के सरयू नदी खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर ऊपर। नेपाल के बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी यहां पर छोड़ा गया और पानी छोड़े जाने के बाद ये जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 3 दर्जन से ज्यादा गांव ये बताए जा रहे हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें रामनगर है, सिरौली है, गौसपुर के गांव बाढ़ की चपेट में है और जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी ये पहुंच चुका है। फसलें, स्कूल, सड़कें, घरों तक बाढ़ का पानी पहुंचा है। जलस्तर बढ़ने से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और सिरौली गौसपुर तहसील के गांव का यह मामला है। यह तस्वीर आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्वीर नंबर 2 आपके सामने है, सीतापुर की यह तस्वीर आप देखिए। ग्रामीण अपना घर अपने हाथों तोड़ने के लिए मजबूर हैं क्योंकि घाघरा के बढ़ते जलस्तर और कटान के चलते मजबूर लगातार जो हैं कटान कर गांव के किनारे आ पहुंची घाघरा नदी हर साल इसी तरीके से सितम ढाती है। इसी तरीके से बाढ़ जैसे हालात होते हैं। कई मकान रेवसा ब्लॉक के गौड़ी बजा गांव में निवासी तोड़ रहे हैं अपने घरों को, क्योंकि आलम यह हो चुका है कि बाढ़ का पानी, जो नदी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ का पानी उनके घरों तक पहुंच चुका है, जिससे यह खतरा लगातार बना हुआ है। और यह तीसरी तस्वीर आपके सामने, तीसरी तस्वीर लखीमपुर की है। भीषण बाढ़ के बीच बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। बाढ़ में खाद्यान्न वितरण नाव के टेंडर ही नहीं यहां पर किए गए हैं और बाढ़ पीड़ित रोटी के लिए तरस रहे हैं। जो अफसर हैं वो टेंडर करना भूल गए हैं और टेंडर में देरी के चलते ना खाने की कोई सुविधा है, ना पीने के लिए कुछ है।
और अब सीएम योगी के दौरे के बाद टेंडर प्रक्रिया ये जल्दीबाजी में पूरी की जा रही है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी लापरवाही भी सामने आई। ये तस्वीर नंबर 4 आपके सामने है। बस्ती डेडवा के बंधे से सटकर बह रही नदी की यह धारा आप देख सकते हैं। अशोकपुर मांझा भी धीरे धीरे अब इसकी जद में आता हुआ नजर आ रहा है। जान जोखिम में डालकर नाव से ही इस सफर को करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। बिना लाइफ सपोर्ट जैकेट के बच्चों को भी जाना पड़ रहा है इस नाव में बैठकर। आप देख सकते हैं छोटी सी नाव, लेकिन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और आप अंदाजा लगा सकते हैं जिला प्रशासन 3 स्टीमर और 5 नाव लगाने की पुष्टि कर रहा है, लेकिन खतरे के निशान से लगभग 15 सेंटीमीटर सरयू नदी है और लोग इस नाव के सहारे ही अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। तो आगे बढ़ते हैं। तस्वीर नंबर 5 आपके सामने है। बाराबंकी में बाढ़ से दर्जनों गांव का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और खतरों भरी ये तस्वीरें आप देखिए। जलमग्न सड़कें और यहां से निकलना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। हजरतपुर पर बने रामगंगा पुल पार करते ही सड़क पानी में डूब गई है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि कहां पर सड़क है और कहां पर गड्ढे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। तस्वीर नंबर 6 आप देखिए लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा है। 29 गांव नदी की चपेट में आने की संभावना है और लोगों को बाढ़ की अब चिंता सता रही है। नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से लोग पानी में डूबे हुए हैं। रोजमर्रा कामों के लिए घर से बाहर उनको निकलना पड़ रहा है। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों की तस्वीरें और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे इलाके हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण वो कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टीएन मिश्रा हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह चौहान भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले टीएन मिश्रा आपके पास मैं आना चाहूंगा। तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल धरातल पर किस तरह के इंतजाम स्थानीय प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं? लोगों को कैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है जो इस वक्त खतरे की जद में है? देखिए सचिन, सबसे बड़ी बात है कि पूरे यूपी में जहां कई जिलों में बारिश हो रही है वहीं बारिश से कहर मचा हुआ है। लखनऊ में एकदम सूखे जैसी स्थिति हो गई है। बीते 2 दिन से यहाँ पानी की बरसात नहीं हो रही। इस समय 33 डिग्री जो टेम्परेचर दिखा रहा है, लेकिन 44 डिग्री के लोगों का एहसास हो रहा है, इतनी गर्मी उमस ज्यादा है। तो लखनऊ में एक तरह सूखे जैसी स्थिति बन गई 2 दिन में कि जो उम्मीद थी कि हाँ यहाँ लोगों बारिश से राहत मिलेगी, थोड़ा उमस कम होगी, गर्मी कम होगी, तो वो अपनी स्थिति अलग है। और दूसरी प्रदेश की दूसरी स्थिति जहाँ बस्ती है गोरखपुर, जहाँ पानी जल भराव तेज हो रहा, जहाँ लखीमपुर साइड में पानी ज्यादा बरस रहा, तो वहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा भी किया और उन्होंने हवाई दौरा करके सर्वेक्षण में कहा कि वहाँ बारिश में जहाँ नुकसान हो रहा है अक्सर वहाँ जो है उसको नुकसान को भरपाई करें। और लेकिन लखनऊ की स्थिति एकदम विपरीत है कि तमाम जो है शिकायतों मतलब सब कुछ है, यहाँ मेघ मेहरबान नहीं हो रहा है और लखनऊ में सूखे स्थिति बन रही है। सुबह उमड़ घुमड़ चल रही है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक भी फेल हो गए कि वो सुबह कह रहे थे पानी बरसेगा, लेकिन पानी की कोई उम्मीद नहीं है। अभी भी धूप निकली हुई है और लखनऊ का मौसम एकदम जो है गर्मी जैसा बना हुआ है। ठीक है टीएन मिश्रा आपके पास मैं आऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। धर्मेंद्र सिंह चौहान भी इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। धर्मेंद्र, फिलहाल किस तरह की स्थिति पीलीभीत में देखने को मिली है? क्योंकि हम देख रहे हैं बाढ़ जैसे हालात हैं, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, लेकिन आप खुद ग्राउंड में हैं, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं और स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम अब तक उठाए गए हैं? जी बिल्कुल सचिन, आपको बता दें यहाँ पर पीलीभीत में 2 नदियां हैं। यहाँ पर एक साधन है, साधन नदी है जो नेपाल बॉर्डर से निकलती है, नेपाल और जनकपुर से निकलती है, और दूसरी जो है यहाँ देवा नदी है जो नानक सागर से निकलती है। तो यहाँ पर पीलीभीत में 2 नदियां हैं और दोनों दुगाल रूप से जो है के निशान से बहुत ज्यादा ऊपर थी, लेकिन अब 2 दिन में जब जो है बरसात रुकी है तो उसके बाद में ऊपर से पानी कम किया गया है, थोड़ा राहत है। लेकिन यहाँ पर कहें कि कम से कम कई दर्जन गांव पूर्णपुर तहसील, कोयनगर तहसील के प्रभावित रहते हैं और सदर तहसील और बिशुलपुर तहसील के भी जो है कई गांव प्रभावित रहते हैं। तो यहाँ पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, जिन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में उन्होंने देखा और यहाँ पर अधिकारियों के साथ मीटिंग की और जो पीड़ित थे पीड़ित से भी यहाँ पर मिले और यहाँ पर बात की और जो तुरंत जो है जिनका नुकसान हुआ है उनको भरपाई करने की बात की और जो लोगों की जनहानि हुई है उनको भी मुआवजा देने की बात की। जी
बिल्कुल धर्मेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं, काफी भयावह तस्वीरें हैं, नदियां अपना रुख बदल रही हैं, बहुत हाई लेवल पर कटान हो रहा है। लेकिन पीलीभीत में ऐसे कितने जगह हैं, ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां पर जो नदी के किनारे हैं बहुत सेंसिटिव जोन में हैं, जहां पर खतरा सबसे ज्यादा है, और उनको अगर विस्थापित किया जा रहा है तो क्या प्रबंध स्थानीय प्रशासन की तरफ से किए गए हैं ताकि उनको रखा जा सके सुरक्षित जगहों पर, क्योंकि अभी बरसात की शुरुआत है? जी, प्रशासन जब योगी आदित्यनाथ यहाँ कल पहुंचे तो प्रशासन को अलर्ट किया है, तो प्रशासन लगातार कोशिशों में लगा हुआ है। जो जिनके घर बह गए हैं उनको जो है उनको व्यवस्थाएं की जा रही हैं, रुकने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और लगातार और जो लोग डूबे हैं, डूबने से मरे हैं या फिर किसी जहरीले कीड़े ने काटा है, उनका भी जो है जा रहा है, उनको मुआवजा दिया जाएगा योगी आदित्यनाथ ने कल। जी सचिन, ठीक है, चलिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। टीएन मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए थे। टीएन मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर विकास मंत्री ने संभव पोर्टल के तहत जन सुनवाई की है और जन सुनवाई में 13 गंभीर समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया गया है। साथ ही नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि सभी नगरीय निकाय अपने क्षेत्रों में नाले नलियों के ऊपर जो अतिक्रमण है उसको तुरंत हटाया जाए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और IRCTC ने संयुक्त रूप से कुमाऊं क्षेत्र में कम ज्ञात स्थलों को बढ़ावा देने के लिए मानसखंड एक्सप्रेस नाम से एक विशेष पर्यटक ट्रेन यहां से शुरू कर दी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। तो मुख्यमंत्री धामी ने यह पोस्ट किया है एक्स पर। उन्होंने लिखा है कि देवभूमि उत्तराखंड में तीर्थाटन को बढ़ावा देने हेतु मानसखंड एक्सप्रेस भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, साथ ही उन्होंने आगे पोस्ट किया है कि इसका संचालन ये किया जा रहा है और इसके माध्यम से जहां एक और कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ेगी, सुदृढ़ होगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में धार्मिक और इसी के साथ साहसिक और आध्यात्मिक जो पर्यटन है उसके बढ़ने से रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, नए अवसर भी पैदा होंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। तो राजधानी देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं और वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो मंगलौर में उपचुनाव में 67.5% मतदान हुआ है। बद्रीनाथ की अगर हम बात करें यहां पर भी वोटिंग हुई है और यहां पर 50.30% मतदान हुआ, हालांकि यहां पर कम हुआ है। और 13 जुलाई को अब दोनों सीटों पर रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि यहां पर कौन जीत रहा है। तो कांटे की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में दोनों सीटों पर जहां पर ये उपचुनाव हुए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने मंत्री नितिन गडकरी से कैलाश पर्वत के दर्शन पॉइंट तक रैंप बनाने का आग्रह किया है और साथ ही कैलाश पर्वत आवागमन मार्ग पर सार्वजनिक शौचालय बनाने की भी मांग रखी है। और वहीं आगामी 14 और 15 तारीख को राजधानी देहरादून में बीजेपी की ओर से प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन यहां पर यह होने जा रहा है और इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि बैठक में पूरे प्रदेश भर से पदाधिकारी शिरकत करेंगे और इस दौरान जनता का अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। साथ ही आगामी दिनों के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश भर की एक बहुत बड़ी बैठक देहरादून में 14 और 15 जुलाई को होने वाली है और जिसमें करीब हमारे 1200 से अधिक पदाधिकारी शिरकत करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित होना है। जिन मतदाताओं ने नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतों का प्रयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। पूरे उत्तराखंड की जिस प्रकार से 5 सीटें हमने जीती उसका सबसे पहले धन्यवाद किया जाएगा। इसके साथ ही जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा हिंदुओं को हिंसक और झूठा बोलकर जिस प्रकार से अपमान किया गया पूरे हिंदू समाज का, उसके लिए भी एक निंदा प्रस्ताव के रूप में भारतीय जनता पार्टी उसको रखने वाली है।
और विभिन्न प्रकार के आगामी कार्यक्रम, चाहे हम निकाय चुनाव की बात करें या भविष्य में होने वाले हमारे पंचायत चुनाव की बात हो, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसमें देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर भी है, और नगर साथ ही चंपावत में भी ये अलर्ट जारी कर दिया गया, और जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के भी आसार हैं, और चारधाम यात्रियों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने जारी की है भूस्खलन की आशंका, यानी कि लैंडस्लाइड भी हो सकता है, और जो चारधाम के लिए यात्री पहुंच रहे हैं उनको भी सतर्क रहने की सलाह यह दी गई है। तो 5 ऐसे जिले जहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आप एक सप्ताह के लिए अगर बात करते हैं, मौसम में ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, सामान्य के आसपास की एक्टिविटी आप कह सकते हैं, सामान्य से कम। बल्कि सामान्य के लिए अगर बात करूं तो 11 और 12 जुलाई को जो है उत्तराखंड में सामान्य के आसपास बारिश मिलनी चाहिए। और 11-12 में अगर हम हैवी रेंज की भी बात करें तो एका दुक्का जगहों में देहरादून है, टेहरी है या पौड़ी है, या इसी तरह कुमाऊं रीजन में देख रहे तो नैनीताल, चंपावत या यूएस नगर, तो इनमें संभावना है कि एक आध जगहों में जो है हैवी रेंज भी मिले। लेकिन ठीक है, ये सामान्य के आसपास ही चीजें रहेंगी। मैं ये कहूंगा 11 और 12 में, 13, 14 या 15, 16 तक में जाए आगे देखें तो उसमें जो ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, आप ये कह सकते हैं लाइट से मॉडरेट रेंज रहेंगी। हाँ, ये कि जो वार्निंग वाली बात करें तो उसमें येलो, उसमें जो है जो इंटेंस स्पेल वगैरह है उसके लिए वो रखा गया, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि इक्का दुक्का जगहों में ऐसा मिल ही जा रहा है कि 3-4 सेंटीमीटर रेंज जो है विद इन आवर जो है वो मिल जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ, और चंपावत से यह बड़ी खबर है। खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त शारदा नदी बह रही है, बाढ़ का खतरा बना हुआ है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और तेजी से बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, इंडो नेपाल इंटरनेशनल स्कूल बंद है और लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की अपील भी की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, नदी नाले इस वक्त तूफान पर है। शारदा नदी की तस्वीर आपके सामने है। आलम यह है कि इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं और नदी नाले उफान पर हैं। लोगों को भी सतर्क रहने की हिदायत प्रशासन की तरफ से लगातार दी जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। चमोली से बड़ी खबर है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पोलिंग पार्टी के लिए हाईवे को यह खोला गया है। जोगीधार के पास हाईवे यात्रियों के लिए यह खुल गया है और यात्रियों को रास्ता पार करा रहे हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 48 घंटे से बाधित था, लेकिन बड़ी अपडेट इसमें सामने आ रही है। अब इस मार्ग को खोल दिया गया है। यह तस्वीरें आपके सामने है। ये देखिए, मलबा आने से यह मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था, लेकिन युद्धस्तर पर यहां पर काम हुआ है, मलबे को हटा दिया गया है और अब जो ये रास्ता है खुल चुका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने जनता टीवी के साथ। नमस्कार।